सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेट ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सभी से जानते हैं कि कॉमर्स के लेक्चर्स आपके लिए लगातार लेकर हम हाजिर हो रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं आपके इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र के बारे में। अब इससे पहले आपके लिए वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए, अगर चेकआउट नहीं किया तो जाके चेकआउट कर सकते। थर्ड चैप्टर नहीं अपलोड किया मैं जानता हूं दोस्तों, क्योंकि आप अगर पता करेंगे तो 11th कॉमर्स का एक मैथ्स का जो चैप्टर है जिसका नाम है पार्टीशन वैल्यूज। पार्टीशन वैल्यूज दोस्तों सेम टॉपिक है, सेम न्यूमेरिकल से सारी चीजें सेम है, तो वहां पे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इनकेस आपको चीजें में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें बोल सकते हैं, हम वहां पे आपको क्या हेल्प आउट कर देंगे। अब यहाँ पे महाराष्ट्र की इकोनॉमी के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र एग्जिस्ट कब हुआ ये हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो महाराष्ट्र का एग्जिस्टेंस फर्स्ट में 1960 का हुआ था दोस्तों। इससे पहले ये बॉम्बे स्टेट कहलाया जाता था दोस्तों। यहाँ पे बॉम्बे स्टेट से महाराष्ट्र कैसे बना थोड़ा सा बता देता दोस्तों आपको, कि पहले यहाँ पे क्या हुआ, ये कंपाइलेशन हुआ था, यानी कंबाइन हुआ करता था। आपके वहां पे रीजन्स ऐसे भी हुआ करते थे जो मराठी भी बोला करते थे, गुजराती भी बोला करते थे। अब यहाँ पे एक मूवमेंट चलाया गया, संयुक्त राष्ट्र महाराष्ट्र मूवमेंट क्या चलाया गया, जहां पे डिमांड ये उठ के आई कि मराठी स्पीकिंग जितने भी एरियाज है उसको एक अलग पहचान देनी चाहिए, एक अलग रीजन का उसको डिक्लेयर कर देना चाहिए, एक अलग स्टेट डिक्लेयर करना चाहिए। तो वो जो मिशन था वो सक्सेसफुल हुआ, उनकी डिमांड को क्या किया गया, फुलफिल किया गया, और एक नया स्टेट क्या चल के हमारे सामने आया जिसका नाम था महाराष्ट्र। ठीक है, फर्स्ट में 1960 को क्या एस्टैब्लिश हुआ। फर्स्ट में को हम क्या करते हैं, महाराष्ट्र डे क्या सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र एक बहुत ही बड़ा स्टेट है दोस्तों। ठीक है, ये आपका थर्ड लार्जेस्ट स्टेट में आता है आपके पॉपुलेशन वाइज में। अरे ब्लर हो गया, ब्लर आजा, चलो ब्लर हो गया तो क्या आपको कंटेंट से मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये जोग्राफिकल एरियाज के वाइज में आपका थर्ड लार्जेस्ट आता है, पॉपुलेशन वाइज सेकंड में आता है। तो बहुत बड़ा, और साथ ही साथ इसकी इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। कैसे इकोनॉमी अच्छी है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उनके एफर्ट की वजह से अच्छी है यार। ठीक है, तो अब महाराष्ट्र को क्या किया गया, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन में क्या डिवाइड किया गया, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो पर्पस है, एडमिनिस्ट्रेशन जो काम है बहुत ज्यादा अच्छे से क्या चलाया जा सके। अब एज पर द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ द महाराष्ट्र 2017 एंड 18 इट इज बीन डिवाइडेड। ये क्या 36 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया, और 6 रेवेन्यू डिविजन के अंदर, 6 रेवेन्यू डिविजन के अंदर में 36 डिस्ट्रिक्ट्स में क्या डिवाइड किया। अब 6 रेवेन्यू डिविजन कौन से आपका आता है, मुंबई, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती और नागपुर। क्लियर हो गया इतनी चीजें। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं था। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट फीचर्स महाराष्ट्र की इकोनॉमी का क्या क्या, ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या, तो ऑलरेडी ने बताया कि ये सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड है। आपकी पॉपुलेशन किसी 11.24 करोड़ का इसकी पॉपुलेशन है। किस हिसाब से, एज पर दी सेंसस ऑफ 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से दोस्तों सेकेंड लार्जेस्ट क्या पॉपुलेटेड स्टेट है ये, और इसकी जो टोटल पॉपुलेशन है 11.24 करोड़ है। अब ये थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है किस चीज में, इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल एरियाज में ये थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है। इसका जो टोटल एरिया है वो 3.08 लाख स्क्वायर किलोमीटर दोस्तों। क्या बात है यार, मजा आ गया। ठीक है, ये सबसे ज्यादा अर्बनाइज स्टेट है, क्योंकि इसकी 45.20% जो पॉपुलेशन है वो टाउन्स और सिटीज में रहती है। सेक्स रेशियो इसका जो है 9 to 9 फीमेल्स है पर 1000 में। सेक्स रेशियो मतलब ही क्या होता है, बेसिकली एक रेशियो होता है जहां पे हर 1000 मेल पे कितनी फीमेल्स है ये हमें क्या पता चलता है। अगर फीमेल्स की जो गिनती है वो कम है, यानी 1000 से कम है, तो ये बोला जाता है कि जो सेक्स रेशियो कम है। अगर वही ज्यादा 1000 से ज्यादा फीमेल्स है तो क्या बोला जाता है, सेक्स रेशियो ज्यादा है दोस्तों। क्लियर हो गया। ठीक है, अब 2011 के सेंसस के हिसाब से जो लिटरेसी रेट है वो 82.3% है। वही इकोनॉमिक सर्वे जो हुआ था 2016-17, अब ये स्टेट का क्या हाईएस्ट ग्रोथ था किसमें, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, और साथ ही साथ स्टेट पर कैपिटा इनकम में। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, बेसिकली ये एक मॉनिटरी मेजर होता है। अगर मैं बात करूं, एक मेजर होता है कि एक पर्टिकुलर रीजन में, एक पर्टिकुलर स्टेट में पूरे साल भर में कितने फाइनिश गुड और सर्विसेज क्या की गई थी, प्रोड्यूस की गई थी, उसका जो काउंट होता है, उसका जो मेजर होता है वो हम लोग जीएसटीपी में करते हैं। स्टेट पर कैपिटा इनकम क्या होता है, वही सेम चीज एक पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर रीजन में, स्टेट में हर एक बंदे की एक एवरेज इनकम क्या है ये हमें क्या पता चलती है, ये पता चलती है, उसका एक मेजर होता है आपका स्टेट पर कैपिटा इनकम। अब यहाँ पे ये कैरेक्टराइज कैसे किया जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे बता दूं ये जाना कैसे जाता है, आपके अबेंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स की कोई कमी नहीं है दोस्तों, काय डोंगर काय पानी, सुना ही होगा डायलॉग ये। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि जो नेचुरल रिसोर्स है वो क्या बहुत ही ज्यादा एबंडेंट है। यहाँ पे आपको अलग अलग फ्रूट्स खाने मिल जाएंगे, मैंगो तो भाई मुंह में पानी आ गया, ग्रेप्स, संतरे, ऐसे अलग अलग चीजें कि आपको खाने के लिए मिल जाती है। तो नेचुरल रिसोर्स बहुत ज्यादा अच्छा है। स्किल्ड मैन पावर, यहाँ की जो मैन पावर स्किल्ड है वो अनस्किल्ड नहीं है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, अगर आप स्किल्ड हो तो काम आप बहुत ज्यादा अच्छे से कर सकते हो। आपको पूरा एक्सपीरियंस है वो काम को कैसे करना है,
आपको पूरी जानकारी इसको कैसे हमें परफॉर्म करना है, तो आप उसको बहुत ज्यादा अच्छे से क्या परफॉर्म करने लोगे। फिर आता है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजी में क्या डेवलपमेंट बहुत ज्यादा अच्छा है, टेक्नोलॉजी में डेवलप भी बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा है ये दोस्तों। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे इनोवेशन हो रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज के साथ क्या ये जो स्टेट है वो क्या ग्रास्प कर रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे, बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी है, जो स्कूल कॉलेजेस पब्लिक स्पॉट्स बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे बनाए जा रहे हैं दोस्तों, अच्छे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। बिल्डिंग देखो तो ऐसे देखते जाओगे लेकिन बिल्डिंग खत्म ही नहीं होती है। फिर ये क्या एक बहुत ही ज्यादा मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन है, किसके लिए, आपकी क्रिएटिविटी के लिए और साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए और टूरिज्म सेक्टर के लिए, ठीक है। अब आते हैं आगे, अब आते हैं हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे। यहाँ पे गोची मोची की गई है तो इसको हम लोग थोड़ा सा पहले क्लियर कर देंगे, ठीक है। अब चलो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है महाराष्ट्र का वो किस पे डिपेंड करता है, बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड करता है आपका आता है। फिर उसके बाद आपका एक इंडस्ट्री सेक्टर पे डिपेंड करता है और एक सर्विस सेक्टर में। अगर एक रिपोर्ट जो मैंने पढ़ी थी उस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 2 मिनट का दोस्तों, हाँ, अगर उसके हिसाब से बात करूं तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट महाराष्ट्र के 51% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। वहीं इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो 9% करता है। और जो सर्विस सेक्टर है वो कितना परसेंट करता है, आपका कुछ नहीं तो 40% क्या कंट्रीब्यूट करता है दोस्तों, ठीक है। तो मेजरली जो एग्रीकल्चर सेक्टर है बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो पहला पॉइंट आपका है, देखो एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। अलाइड एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है, इट इज अ काइंड ऑफ एक्टिविटीज विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड विद द एग्रीकल्चर। जैसे मैं कैटल ब्रीडिंग बोल दूं आप लोगों को, पोल्ट्री फार्मिंग बोल दूं, ये सब क्या डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये जो एग्रीकल्चर और साथ ही साथ जो अलाइड एक्टिविटीज है ये क्या एक इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले करती है आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। अब एज पर द रिपोर्ट्स ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र 2017 एंड 18, अब जो शेयर था एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज का किसमें टोटल ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में वो कितना था, 12.2 था। किसके, 16 और 17 के बीच में, 16 और 17 का जो सर्वे हुआ था इकोनॉमिक का उसके हिसाब से। वहीं अगर मैं बात करूं 2001 और 2 के सर्वे के हिसाब से आपका 15.3% था। अब यहाँ पे आप देख सकते हो पहले कितना था, 15.3, यानी पहले जो कंट्रीब्यूशन था वो ज्यादा था, लेकिन अब क्या हो गया, अब कम हो गया है। यानी क्या हो रहा है, डिक्लाइन, ये जो ट्रेंड है वो डिक्लाइन होता हुआ दिखाई गया। अब क्या रीजन है जिसकी वजह से ये चीज है वो डिक्लाइन हो गई है, ग्रोथ नहीं हुआ है, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं दोस्तों, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड होता क्या है। बेसिकली एक तरह का क्या होता है, एक मीट्रिक मेजर्स होता है। क्या होता है, एक मेजर होता है कि जहां पे हमें ये पता चलता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये जो सेक्टर है इसका कंट्रीब्यूशन कितना है आपके किसमें, जीएसडीपी में, यानी ग्रॉस स्टेट आपके जीएसडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन कितना है ये हमें क्या पता चलता है दोस्तों, क्लियर हो गया आपका। यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इसका कंट्रीब्यूशन कितना है ये हमें क्या पता चलता है, क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते, तो एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, 51% का कंट्रीब्यूशन, जो रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी उस हिसाब से। अब प्रॉब्लम्स क्या क्या आई थी, जनरल प्रॉब्लम, सबसे पहले डिक्रीज इन द एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग व्हिच लीड्स टू द फ्लो फार्म प्रोडक्टिविटी। सही बात है दोस्तों। अब क्या हो गई है, आप देखोगे गांव में, फॉर एग्जांपल ये देखो, ये एक तरफ ये रोड है, एक सॉरी एक तरफ यहाँ पे खेत है, एक तरफ यहाँ पे खेत है। अब यहाँ पे चीज क्या होती है, अगर गांव में अगर रोड को चौड़ा करना है, रोड को क्या करना है, इसका जो विड्थ है उसको क्या करना है, बड़ा करना है, तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है या फिर जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, किसानों को क्या किया जाता है कि उनकी ये जो जमीन है वो क्या ले ली जाती है और उसके बदले इनको क्या पैसा दे दिया जाता है। अब इनकी जो जमीन हो जाती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब जब जमीन कम है तो खेती क्या होगी, कम ही हो जाएगी, यानी जो प्रोडक्टिविटी हो जाएगी वो भी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी दोस्तों। यानी लैंड्स पे होल्डिंग ही कम है तो जमीन ही कम है तो प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है, इनके पास क्या जमीनें नहीं है, जमीनें हैं लेकिन जमीनें जो है कम है, जिसकी वजह से क्या हो गया कि जो कॉन्ट्रीब्यूशन में भी क्या कहीं ना कम है। देखो सीधी बात है, जमीन कम तो खेती क्या होगी, कमी होगी। अब जब खेती कम होगी तो कंट्रीब्यूशन क्या होगा, कंट्रीब्यूशन भी तो कम ही दे पाएगी ना दोस्तों, क्लियर हुआ। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो बड़े फार्मर्स बचे ही नहीं है दोस्तों, स्मॉल फार्मर्स और आपके मार्जिनल फार्मर्स ही बचे। अब ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रीजन है दोस्तों, क्योंकि उतने बोलते हैं ना, उतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं निकल पाता आपके इस सेक्टर से, उतना सपोर्ट नहीं मिलता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो खुद किसान के जो बच्चे होते हैं वो खुद आगे चल के किसान नहीं बनना चाहते, प्रोफेशन क्या फॉलो नहीं करते मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है, फॉलो नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे क्या, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स। स्मॉल फार्मर्स मतलब क्या होता है, ऐसे फार्मर्स जो 2 हेक्टेयर लैंड में ही क्या अपनी फार्मिंग करते हैं। साथ ही साथ मार्जिनल फार्मर्स कौन से फार्मर्स होता है, ऐसे फार्मर्स जो 1 हेक्टेयर लैंड पे क्या फार्मिंग करते हैं। तो कहाँ से प्रोडक्टिविटी होगी, अब छोटे फार्मर्स प्रोडक्टिविटी करेंगे तो छोटा ही प्रोडक्टिविटी करेंगे, और
छोटा प्रोडक्टिविटी होगा तो जो कंट्रीब्यूशन होगा वो भी कम ही दिखाई देगा ना आपके ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में, ठीक है। अब एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, अब चीज क्या हो रही है कि ज्यादा खेती के लालच में, ज्यादा प्रोडक्शन के लालच में क्या हो रहा है कि अब जो फार्मर्स है केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे, पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सॉइल्स क्या हो रही है, डिग्रेड हो रही है, यानी सॉइल्स की जो क्वालिटी हो रही है वो डिस्ट्रॉय हो रही है, जिसकी वजह से सॉइल अप, और आपको आपने साइंस पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि सॉइल्स का एक लेयर फॉर्म होने में कितना टाइम लग जाता है, अरसों बरसों लग जाते हैं दोस्तों, ठीक है। एक जो लेयर है सॉइल का वो फॉर्म होने में, तो सॉइल की क्वालिटी खराब हो रही है, तो जो खेती है वो उतनी अच्छे से हो नहीं पाएगी, यानी एग्रीकल्चर हो नहीं पाएगा, यानी प्रोडक्टिविटी उस हिसाब से हो नहीं पाएगी, उस अमाउंट पे नहीं हो पाएगी। तो क्या होगा, एक बार तो हो जाएगी चलो, लेकिन बाद में होगी क्या, बाद में नहीं होगी दोस्तों, सॉइल की क्वालिटी खराब हो जाएगी, तो प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो कंट्रीब्यूशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एग्रीकल्चर इनडेप्टनेस, यानी दोस्तों जो फार्मर्स है उन, यानी खेती में इतना कर्जा हो रहा है, फार्मर्स के ऊपर इतने कर्जे कि वो और कर्जे उठा नहीं पाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एक रीजन पड़ता है, पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स एंड एडवर्स क्रॉप पैटर्न। अब यहाँ पे बहुत सारी स्कीमें लाई जाती है, बहुत सारी पॉलिसीज लेकर आई जाती है हमारे गवर्नमेंट द्वारा किसानों के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन वो कब एक्चुअल में इंप्लीमेंट नहीं हो पाती, उन तक पहुंच नहीं पाती है दोस्तों, वो बीच में ही पता नहीं कहाँ किस तरह से गायब हो जाती है, वो उन तक पहुंच ही नहीं पाती है दोस्तों, ठीक है। साथ ही साथ जो क्रॉपिंग पैटर्न होता है वो बहुत ही ज्यादा खराब है, तो एक रीजन ये भी हो सकता है। फिर और क्या है, ड्राई एंड इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज, इरिगेशन यानी जमीनें जो वो बंजर जमीनें अब हो गई है, यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज उतनी अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से क्या खेती अच्छी नहीं हो पा रही, खेती अच्छी नहीं हो पा रही है, तो यानी कंट्रीब्यूशन क्या होएगा यार, कमी होएगा ना, ठीक है। लोग किसानों के पास पैसे नहीं है, यानी कैपिटल की कमी है। इम्प्लीमेंटेशन डेवलपमेंट रूरल डेवलपमेंट जो प्लान है वो बनाया जाए, लेकिन उतने अच्छे से बनाए नहीं जाए, उतने अच्छे से डिजाइन नहीं की जा पा रही है दोस्तों, ठीक है। मार्केटिंग फैसिलिटीज क्या, वो भी क्या कम है, यहाँ पे उगा तो देता है दोस्त हमारा जो फार्मर है, लेकिन क्या होता है कि उसको इनकम उतनी अच्छी खासी नहीं मिल पाती है, साथ ही साथ वहां पे किस तरह से बेचना है, उसका जो प्रमोशन है वो नहीं हो पाता है। यहाँ पे हमारे पास चीजें आती है वो महंगी आती है, बट फार्मर्स को जो उसके बदले जो उगा के देते हो उसके पीछे जो उनको 1 किलो के पीछे 2 किलो के पीछे जो पैसे मिलते हैं बहुत ही ज्यादा ना के बराबर मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन है। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेटिक चेंज, क्लाइमेट की वजह से ही बिन मौसम बरसात हो जाना या फिर मौसम का अचानक से चेंज होना जो क्या करता है, क्रॉप को डिस्ट्रॉय करता है, तो ये भी एक क्या एक जनरल प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हमें देखना है। अब ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए वो चलो देखते हैं, ठीक है। तो मेजर्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट और एग्रीकल्चर, सबसे पहली चीज क्या की थी, उन्होंने क्वालिटी सीड्स क्या रीजनेबल रेट्स में क्या फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना क्या चालू किया दोस्तों। फिर साथ ही साथ जो नंबर ऑफ आउटलेट यानी शॉप्स जो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का वो शुरू किया ताकि डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो सके और उनको जो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड है वो अच्छी क्वालिटी की मिल सके दोस्तों, क्लियर हो गया। इरिगेशन फैसिलिटीज में क्या डेवलपमेंट की, उनको ट्रेन किया किस तरह से हम क्या सारी चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर पंप्स, यानी खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का क्या सप्लाई किया। साथ ही साथ ये भी एफर्ट्स लिए गए कि डिमांड पे यानी फार्मर्स की डिमांड पे क्या किया जाए, इलेक्ट्रिसिटी क्या उनको पहुंचाया जाए दोस्तों। फाइनेंशियल असिस्टेंस या उनको लोन प्रोवाइड किए, कहीं से कम इंटरेस्ट रेट पे क्या उनको लोन भी प्रोवाइड किए। साथ ही साथ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज क्या किया उन्होंने, प्रोड्यूस किया सॉरी एस्टैब्लिश की। क्यों, क्योंकि मार्केटिंग फैसिलिटी से वो क्या थे, वो अवेयर नहीं थे दोस्तों, उनको ग्रैब नहीं हो पा रहा था, तो उसके लिए भी क्या उन्होंने एक कमेटी क्या फॉर्म की दोस्तों, ठीक है। जो उनको एक्सपोर्ट जोन यानी जो उगाई हुई जो चीज है जो प्रोडक्टिविटी की उसको क्या किया जा सके, उसको एक्सपोर्ट भी किया जा सके यानी दूसरी कंट्री में भी बेचा जा सके। हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग, यानी उनको ट्रेनिंग सेंटर्स में हॉर्टिकल्चर के बारे में बताया गया, किस तरह से क्रॉप उगाया जा सकता है, किस तरह से जो कीटाणु होते हैं या फिर जो हम बोल सकते हैं जो इंसेक्ट्स होते हैं उनसे हमारे क्रॉप्स को बचाया जा सकता है, किस तरह से फर्टिलाइजर प्रिपेयर की जा सकती है, ये सारी चीजें भी क्या उनको दी गई। साथ ही साथ ग्रेडिंग और पैकिंग फैसिलिटीज भी क्या उनको किया गया ताकि उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो सके। और साथ ही साथ एक अवेयरनेस क्रिएट किया गया कि एक एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन किसके जो मास मीडिया के यूज में, और साथ ही साथ एक ऐसा मेकिंग और साथ ही साथ उनको इस तरह से अवेयरनेस किया गया अलग गली गली पे नुक्कड़ पे मोहल्ले पे स्पीचेस के थ्रू प्रोग्राम्स के थ्रू क्या उनको अवेयर कराया गया कि किस तरह से एग्रीकल्चर जो है एक प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस क्या बन सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने आपको चीजें समझा दी है एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या क्या चीजें थी, प्रॉब्लम्स क्या थे, गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट्स लिए, हमारे महाराष्ट्र के इकोनॉमी के फीचर्स क्या, ये सारी चीजें हमने देखी। तो मेरे ख्याल से आपको सारी चीज समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम लेकर आप सभी के सामने हाजिर हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो तब तक के लिए घर पे रहिए सुरक्षित, अपना ध्यान रखिए दोस्तों।